हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। फ्रेंड, आज हम एसएसटी में का लेसन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जिस लेसन का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका पार्ट 3 है फ्रेंड, हिस्ट्री का ये चैप्टर है, क्लास 9 के लिए है, एसएसटी सब्जेक्ट का। इस चैप्टर के बारे में अपन ने 2 पार्ट्स किए फ्रेंड, पहला पार्ट भी हुआ, सेकंड पार्ट भी हुआ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, अभी टॉपिक 3 आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है द डिफरेंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स एंड आइडियाज ऑफ द टाइम। मतलब फ्रेंड देखो, रिवॉल्यूशन तो लोग करने लगे, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स होने लगे। देखो, एक ग्रुप बोल रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग टू अस होनी चाहिए रिवॉल्यूशन, दूसरा ग्रुप बोला था नहीं नहीं, ये सिस्टम से रिवॉल्यूशन होना चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियाज थी उस जमाने में। देखते हैं क्या क्या थी। तो देखते हैं, पहला था द रीजन ऑफ टेरर। मतलब ऐसा एक कुछ पार्ट था फ्रेंच का जहां पे एकदम दहशत फैलाई थी। कौन था वो दहशत फैलाने वाला? ये क्वेश्चन हमको 100% 5 मार्क के लिए आता है। विच रीजन इज कॉल्ड द टेरर, द रीजन ऑफ टेरर, एंड व्हाई द रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ टेरर। उसी एरिया को रीजन ऑफ टेरर क्यों कहा गया? कौन था उसका लीडर? तो ये था रॉबिन्सपेयर। रॉबिन्सपेयर रूल इन फ्रांस वॉज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर। रॉबिन्सपेयर कुछ दिनों के बाद में वहां पे राज्य करने लगा। उसको लगा कि मेरे हिसाब से ही रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। रॉबिन्सन रूल करने लगा डायरेक्ट लोगों के ऊपर। इतना खतरनाक था उसका दिमाग। देखते क्या क्या किया उसने। द पीरियड फ्रॉम कहां से कहां तक देखो, 1793 टू 1794, एक ही साल मिला था उसको। इज रेफर्ड टू एज अ रीजन ऑफ टेरर। बस वो एक साल भी रीजन ऑफ टेरर नाम से जाना जाता है फ्रेंच में। क्यों जाना जाता है देखते हैं। व्हाई डिड दिस पीरियड 1793 टू 1794, दिस पीरियड इज कॉल्ड द रीजन ऑफ टेरर? एक्सप्लेन। तो आपको आगे का मैं जो बोलूंगा वो उसका आंसर लिखना है। रॉबिन्सपेयर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। देखो फ्रेंड, कुछ दिनों के बाद में रॉबिन्सपेयर ने अपने हाथ में पूरा कब्जा कर लिया, और जो भी उसके अगेंस्ट जाता था कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए रिवॉल्यूशन, ऐसा कोई बोला कि रॉबिन्सपेयर उसको मार डालता था। इतना खतरनाक थिंकिंग, सोच किसकी थी? रॉबिन्सन की थी। देखते क्या क्या किया। ऑल दोज whom he was as being enemies of the republic, जो भी उसके रिपब्लिक में एनिमी बनेगा, मतलब जो भी आड़ा आएगा उसको आड़ा कर देता था, मतलब सुला देता था। फॉर एग्जाम्पल, एक्स नोबल्स, यदि कोई आ गया और बोला कि नहीं नहीं रिवॉल्यूशन बनकर, ऐसी रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट की, या कोई क्लर्जी आ गया, या मेंबर ऑफ किसी पॉलिटिकल पार्टी का आ गया, या उसी के पार्टी के किसी मेंबर ने, ओन पार्टी का, हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड, जो उसके मेथड से एग्री नहीं, उसका क्या अच्छा होता था पता है फ्रेंड आपको? रॉबिन्सपेयर उसको डायरेक्टली अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन करता था। इम्प्रिजन मतलब समझता, कैद करना। एंड देन ट्राइड बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसको बुलेटिन कर डालता था। समझ में आया? यानी इस प्रकार से आदमी का एंड होता था, सब लोग उसकी वजह से पूरे फ्रेंच में रॉबिन्सपेयर के अगेंस्ट जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड दैट्स व्हाई दिस पीरियड को द रीजन ऑफ टेरर भी बोलते हैं। रॉबिन्सपेयर्स गवर्नमेंट इशू लॉज एंड प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। उसने फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा वेजेस बढ़ा दिए, मतलब ज्यादा हम वर्कर है, हमको इतना ही क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, ऐसा भी उसने कर दिया, और लोगों को हाई बोलना पड़ता था। प्राइस कि ये चीज की यही प्राइस होना, ऐसा रॉबिन्सपेयर ने बोल दिया, तो पीपल हैव टू लिसन। लोगों को क्या करना पड़ता था? सुनना पड़ता था। जिसने नहीं सुना उसको इम्प्रिजन में डाल देता था, मार डालता था। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन, और रेशन में क्या मिलने लगा फ्रेंड? मीट और ब्रेड मिलने लगा। ये भी काम किसका है? रॉबिन्सपेयर का है। ऐसे काम करते गए रॉबिन्सपेयर। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a prices fixed by the government. और पीजेंट ने क्या करना? अपना माल जो खेत में पैदा होता है या अपन उत्पन्न करते हैं उसको क्या करना? गाड़ी में डालना और सिटी में लेके जाना, और वहां पे गवर्नमेंट को बेचना। गवर्नमेंट को ही बेच सकते हो।
अरे गहरे को नहीं, ऊपर से जो गवर्नमेंट प्राइस देंगे फिक्स प्राइस वो आपको लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं करेगा, आवाज किया तो रॉबिन्सफेयर मार डालता था। इतना डर, इतनी दहशत किसकी थी फ्रेंड? रॉबिन्सफेयर की थी। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो महंगा गेहूं का पीठ था या मैदा था उसको मना कर दिया, और ये यूज करना नहीं। ऑल द सिटीजन्स वे आर रिक्वायर्ड टू ईट द ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, यानी पूरा व्हीट से बना हुआ एक लोफ ही खाना। फ्लोर ज्यादा महंगा है, यूज नहीं करना व्हीट फ्लोर। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड करने वाला यदि कोई था तो रॉबिन्सफेयर था। इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी अ प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और सबको क्या लाया उसने? इक्वालिटी लाया। कोई भी स्पीच दे सकता है, एड्रेस कर सकता है। द चर्चेस वेयर सेट डाउन। उसने और एक बात किया, जितने भी चर्च थे फ्रेंच में, फ्रांस में, वो सारे चर्च को क्या कर डाला? शट डाउन कर डाला, डायरेक्ट बंद। एंड देयर बिल्डिंग्स वेर कन्वर्टेड इनटू द बैरेक्स और ऑफिसेस। वहां पे ऑफिसेस ओपन किए और जो उसके अगेंस्ट जाता था उसको बैरेक वहां पे कर डाला, वहां पे उसको रख देता था फाइनली। लेकिन देखो फ्रेंड, हिटलर जैसा आदमी नहीं बचा, रावण जैसा आदमी नहीं बचा, तो ये किस खेत की मूली था? कौन? रॉबिन्सफेयर। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794। 1794 में कोर्ट ने एक न्याय दे दिया कि रॉबिन्सफेयर अच्छा आदमी नहीं है, उसे अरेस्ट किया जाए एंड नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटन। उसने बहुत लोगों की जाने ली है, लोगों के मन में दहशत फैलाई है, दैट्स वाई उसको गुलेटन किया जाए, और नेक्स्ट डे ही उसको गुलेटन कर दिया गया। और रॉबिन्सफेयर का चैप्टर फ्रांस में से एंड हो गया। एक ही साल में उसने दहशत निर्माण की थी फ्रेंड। समझ में आया आपको? दैट्स वाई इस पीरियड को बोलते हैं द रीजन ऑफ टेरर। ओके, इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। रॉबिन्सफेयर को क्यों, व्हाई डिड द पीरियड ऑफ रॉबिन्सफेयर कॉल्ड द पीरियड ऑफ टेरर, और व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रॉबिन्सफेयर। रॉबिन्सफेयर से कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लाए थे, तो आपको ये भी बताना। एकदम सिंपल है फ्रेंड, मस्त है, नोट्स बनाए हैं आपके सामने, लिख लो। ओके, नेक्स्ट। अभी द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, उसके बाद में फ्रेंड क्या हुआ? द फॉल ऑफ द जॉकोबियन गवर्नमेंट। जॉकोबियन गवर्नमेंट क्या हुआ? फॉल हुआ, मतलब जो गरीब लोगों का गवर्नमेंट था वो रॉबिन्सफेयर के बाद में क्या हो गया? एंड अप हो गया। अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। और एक बार सत्ता किसमें हाथ में आ गई? वेल्दियर लोगों के हाथ में आ गई, मतलब रिच लोगों के हाथ में आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। और फिर एक बार नई कॉन्स्टिट्यूशन क्या की? बनाई गई, विच डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, पहले सबको क्या था? वोटिंग का अधिकार था, गरीब क्यों ना हो। लेकिन अब और एक बार ऐसा रूल्स लाया कि तू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा कि जो प्रॉपर्टी नहीं है जिनके पास, वो वोट नहीं करेंगे, जो टैक्स नहीं पे करेगा वो वोट नहीं करेगा। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डिक्टेटरी डायरेक्टरी पेव्ड एंड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर। और फिर एक बार लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं भाई, हमारा हमारा पहला पहला जो सिस्टम था वही अच्छा था, मोनार्ची अच्छी थी। और एक बार फिर वहां पे जो मिलिट्री का मेन हेड था, डिक्टेटर था, नेपोलियन बोनापार्टे, उसके हाथ में और एक बार क्या आ गई? सत्ता आ गई। उसने वो सारा पावर अपने हाथ में लिया, और फिर एक बार डायरेक्टरी रूल्स आए फ्रांस में। किसने लाए ये सब? किसने किए चेंजेस? तो नेपोलियन बोनापार्टे। सब लोग बहुत खुश थे जब नेपोलियन आया था, उनको लगा कि अभी उनको राइट मिलेगा, सब कुछ राइट मिलेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। क्या हुआ देखते हैं। तो यानी जैसे बोनापार्टे आया तो उसने कुछ चीजें अच्छी की, कुछ चीजें मतलब क्या, उन्होंने इक्वल लॉ लाया, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, लेकिन एक दो बातें बुरी की। एक दो बातें मतलब क्या, तो टैक्सेशन बढ़ा दिया। ओके, लोगों को फोर्स करने लगा। इंपीरियलिज्म का भूत उसके दिल पे सवार हुआ। व्हाट इज इंपीरियलिज्म? मतलब एक्वायरिंग द अदर कंट्री। मतलब उसने क्या किया? मिलिट्री पावर बढ़ा दी, बहुत सारे बच्चों को मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती करा दिए,
और मिलिट्री पावर बढ़ा दिया, पर उसको ऐसा लग रहा था कि फ्रांस मेरा है तो फ्रांस के आजू बाजू का एरिया भी मेरा होना चाहिए। एंड दैट्स वाई उसने क्या किया, एक एक राज्य के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। और जैसे अटैक करना चालू कर दिया, एक एक पार्ट वो क्या कर रहा था, जीत रहा था, बाकी का यूरोपियन कंट्री को टेंस आया, स्टेट्स को, कि बाप रे ये कितना डेंजर है। ऑब्वियसली फिर उसके अगेंस्ट प्लान बनाया गया, और एट लास्ट वाटरलू नाम का एक वार हुआ, उसमें बोनापार्टे का क्या हुआ, मृत्यु हो गया, एंड हो गया, वो हार गया उसमें। ओके, और इस प्रकार से उसका एंड हुआ, किसका, बोनापार्टे का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी आगे का पॉइंट है हमारा, डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन। ओके, वुमेन भी थी क्या रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच वुमेन का, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंच वुमेन इन द रिवॉल्यूशन, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आता है। तो यस, from the very beginning women were active participant in the events which brought about so many important changes in the French society। पहले से ही वुमेन का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट था रिवॉल्यूशन में, बहुत सारी वुमेन रोड पे उतर गई थी। द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्त्रियों की किस प्रकार से कंडीशन हुई। द वुमेन होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज the revolutionary government and to introduce the measure and to improve their lives। यदि आज रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट लिया तो हमारी कंडीशन, मतलब वुमेन की कंडीशन क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है, मतलब उनको एजुकेशन का अधिकार मिल जाएगा, वोटिंग करने का अधिकार मिल जाएगा, घर में अच्छे से पावर मिल जाएंगी, ऐसा उनको लगता था। दैट्स व्हाई मैक्सिमम वुमेन भी उसमें पार्टिसिपेंट हो गई। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, लेकिन ज्यादा वुमेन थर्ड स्टेट की उनमें पार्टिसिपेट न हो सकी, क्योंकि वो उनके कंडीशन एकदम क्या थी, पुअर थी, दैट्स व्हाई उनको घरों में ही काम करना पड़ता था। दे वर्क एज अ सीमस्ट्रेसेस एंड लॉन्ड्रीज एंड सोल्ड अ फ्लावर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द मार्केट। उनको उनके ही काम में फुर्सत नहीं थी, या कुछ लेडीज लॉन्ड्रीज का काम करती थी, कुछ लेडीज फ्लावर सेलिंग का काम करती थी, कुछ फ्रूट सेल का काम करती थी, कुछ वेजिटेबल सेल का काम करती थी। दैट्स वाई बहुत सारे वुमेन को क्या नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था थर्ड स्टेट वालों में से, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में से बहुत सारी वुमेन उसमें थी पार्टिसिपेंट। दे वेयर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रॉस्परस पीपल। मैक्सिमम जो मिडिल क्लास थी या लोअर क्लास की वुमेन थी, वो रिच लोगों के घर में बर्तन मांजने का, डोमेस्टिक वर्क काम करने का काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव टू एक्सेस टू एजुकेशन। बहुत सारे वुमेन तो एजुकेशन नहीं ले सकी क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था। और जॉब ट्रेनिंग, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबेल्स एंड वेल्थियर मेंबर्स। देखो ये मैंने बोला वो सेंटेंस, सिर्फ कौन सी किसी के गर्ल्स को चांस था एजुकेशन का, जो नोबलर क्लर्जी लोग थे या वेल्दी लोग थे, वेल्थियर मेंबर थे ऑफ द थर्ड स्टेट, कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट। उनके ही बच्चे सिर्फ कॉन्वेंट में क्या करते थे, स्टडी करते थे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो इन द केयर ऑफ देयर फैमिलीज। वर्किंग वुमेन तो बेचारी उस रिवॉल्यूशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि उनको उन्हीं का काम करने में से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। क्या क्या काम था उनका, फैमिलीज के काम थे, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, फेचिंग वाटर, क्यू अप फॉर द ब्रेड, लुक आफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड दैट्स वाई उनको समय नहीं मिलता था। देयर वेजेस वेयर वेरी लोअर देन दोज ऑफ मेन। और उस समय पे महिलाओं के वेजेस बहुत कम थे मेल से। मेल यदि 300 रुपये कमाता था, तब महिलाएं उस समय पे सिर्फ 100 रुपये कमाती थी पर डे। तो इस प्रकार से वो डिवाइडेशन था। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस ऑफ देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। लेकिन महिलाओं के आवाज उठाने के लिए कुछ महिलाएं बहुत इंटरेस्टेड थी और एजुकेटेड थी। उन्होंने महिलाओं के प्रॉब्लम को एक आवाज दिया। उन्होंने उनका उनका एक पॉलिटिकल क्लब ओपन किया। आपको क्वेश्चन आएगा, विच पॉलिटिकल क्लब वेयर ओपन बाय द वुमेन। और न्यूज़पेपर भी ओपन किया। उस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस क्लब। और वो महिलाओं का क्लब एक नंबर का क्या हो गया, फेमस हो गया। वुमन ऑफ फ्रांस डिमांडेड टू राइट टू वोट। कुछ महिलाएं फिर उस न्यूज़पेपर से, उस क्लब से रोज न्यूज़पेपर में एक डिमांड देती थी, ओके हमको वोटिंग का अधिकार चाहिए, बराबर, हमको बराबरी की वेजेस और सैलरी चाहिए, बराबर, हमें घर में अच्छा सा स्थान चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर जैसे डालते हो वैसा रिस्पेक्ट भी दो। ऐसे बहुत ज्यादा डिमांड्स उस महिलाओं ने थ्रू दिस क्लब किया। ओके, टू बी इलेक्टेड टू बी असेंबली, हमको भी क्या करने दो, असेंबली में खड़े रहने दो, हम भी इलेक्ट होंगे, एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिसेस,
और बहुत सारे पॉलिटिकल ऑफिसर्स में हमको काम थाम दो। इस प्रकार से बहुत सारे डिमांड्स थ्रू द क्लब, थ्रू दिस न्यूज़पेपर महिलाओं ने करने लगी। लॉज इंट्रोड्यूस बाय द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन इन फ्रांस। फिर एक लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में से, गवर्नमेंट ने बनाया कि नहीं, महिलाओं की कंडीशन अभी इम्प्रूव होना चाहिए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, फिर स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द गर्ल्स। सारी गर्ल्स के लिए, गरीब भी क्यों ना हो लेकिन गर्लों के लिए, सारे के लिए स्कूलिंग एकदम क्या किया गया, कंपलसरी किया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और एक बात हुई, कोई भी पापा उनके विल के अगेंस्ट उनका मैरिज नहीं कर सकता, ये भी लॉ बनाया गया। मतलब महिलाओं को थ्रू द क्लब बहुत अच्छे अच्छे क्या मिल गए फ्रेंड, पावर्स मिल गए। नेक्स्ट, मैरिज वाज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू द फ्रीली। हाँ, मैरिज बनाने के बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वो भी फ्रीली, रजिस्टर अंडर द सिविल लॉ, और जिससे मैरिज किया वो रजिस्ट्रेशन होगा। इवन यदि नहीं चला मैरिज, डिवोर्स करना पड़ रहा है तो वो भी लीगली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जा तेरा डिवोर्स दे दिया, नहीं, लीगली रीजन बता। कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वुमेन, और दोनों जन उसके लिए तैयार चाहिए। सिर्फ अकेला मेल कह रहा है मुझे डिवोर्स चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्यों, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए फॉर द वुमेन। वुमेन कुड नो नाउ ट्रेन फॉर जॉब, वुमेन को जॉब भी करने का अथॉरिटी मिल गई, उनको ट्रेनिंग दी गई। बिकेम आर्टिस्ट एंड रन अ स्मॉल बिजनेस, बहुत सारे वुमेन आर्टिस्ट बनी और अच्छे अच्छे बिजनेस क्या करने लगी, चलाने लगी। इस प्रकार से थ्रू दिस क्लब एंड थ्रू दिस न्यूज़पेपर वुमेन ने आवाज उठाया। और जब कोई भी हो आवाज उठाता है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसका आवाज का केयरिंग करने वाला होता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उनको बहुत अच्छे अच्छे क्या दे दिए, पावर्स दे दिए। ओके, नेक्स्ट, वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल मिले। हाउएवर कंटिन्यूड इट वाज फाइनली 1946, बट बहुत सारे वुमेन को ऐसा इजीली सब कुछ नहीं मिला है, उनको थोड़ा थोड़ा से राइट्स मिलते गए स्लोली स्लोली स्लोली, और फाइनली 1946 में वुमेन इन फ्रांस ओन द राइट टू वोट, और फाइनली उनको राइट टू वोट मिला, लेकिन 1947, बट दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उनको भी बहुत लॉन्ग टाइम क्या करना पड़ा है, वेट करना पड़ा है। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, फ्रेंच और फ्रांस वुमेन को कब वोटिंग का अधिकार मिला, तो ध्यान में रखना है 1946। अभी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, फ्रांस में और एक प्रॉब्लम था फ्रेंड, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी बहुत थी। पहले जो यूरोप था ना फ्रेंड, वहाँ पे तीन देशों में, तीन पार्ट्स में बहुत ऐसा ट्रायंगुलर शेप में स्लेवरी होती थी। वो कौन कौन से तीन पार्ट थे, तो एक तरफ था ब्रिटिश यूरोप, एक तरफ था अमेरिका, और एक तरफ था अफ्रीका। अफ्रीका एकदम पुअर कॉन्टिनेंट है, वहाँ से क्या होता था, लोगों को, जो गरीब बच्चे थे वो एक एक आदमी को 10-10 12-12 बच्चे होते थे अफ्रीका में। तो वो क्या करते थे, उसमें से 2 बच्चे घर पे रखते थे और 8 बच्चों का क्या करते थे, सेल करते थे। सेल किया कि जो पैसे आते थे उन 2 बच्चों का गुजारा करते थे, बराबर। इस प्रकार से स्लेवरी होता था। फिर वो स्लेवर अमेरिका में सेल करते थे या किधर तो भी स्लेव करते थे, सेल करते थे, और फिर उन लोगों से, जो लोगों आदमी ने उसको परचेस किया, आदमी डायरेक्ट ऐसे लोगों को परचेस करते थे, उनको निग्रो कहा जाता है, ध्यान में रखना। अफ्रीकन ब्लैक लोग रहते थे वो, उनको निग्रो कहा जाता था। तो वो लोग लेके फिर कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में उनसे बहुत ज़्यादा क्या कर लिया जाता था, काम किया जाता था। वो फ्रांस में था और अमेरिका में ये बिजनेस चलता था, तो उसको ट्रायंगुलर शेप का बिजनेस भी बोलते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये भी बिजनेस क्या किया गया, उसके ऊपर भी बैन आ गया, एबॉलिश कर दिया स्लेवरी। एबॉलिश करना मतलब एंड अप करना, स्लेवरी मतलब गुलामगिरी। One of the most revolutionary social reform of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colony. जॉकबियन पीरियड था फ्रेंड एक, बराबर। जो गरीब लोग थे उन्होंने एक सेंट जॉकब नाम का एक चर्च था, मैंने बोला था आपको पार्ट फर्स्ट में, तो उसकी को सामने रख के, एक संत जॉकब था, वो बहुत अच्छे विचारों का आदमी था। तो उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम जॉकबियन ग्रुप बना, ग्रुप बोला, और उस ग्रुप ने अगेंस्ट स्लेवरी क्या उठाया, आवाज उठाया
और आज सच में फ्रांस में से स्लेवरी, अमेरिका में से स्लेवरी क्या हो गई है, एंड अप हो गई है। द ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड, मैंने बोला ना आपको, ट्रैंगुलर ट्रैंगुलर कौन कौन से मैंने बोला आपको, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, देखो दिया है यहाँ पे। ऑफ द 17th सेंचुरी में बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका में ये स्लेवरी का बिजनेस चलता था। यानी अमेरिका भी स्लेव यहाँ से लाता था, यूरोप भी स्लेव अफ्रीका से लाता था। क्यों क्यों और कैसे, मैंने आपको बोला। और उन लोगों को लाने के बाद यानी शिप में भर भर के, ऐसे जैसे अपन जाते हैं किसी मार्केट में से बैल वगैरह या कुछ कैटल्स वगैरह परचेस करते हैं, और जैसे हम गाड़ी भर के, ट्रक भर के उनको दबा दबा के लेके आते हैं और इधर आके सेल करते, तो उनसे काम करवा देते हैं प्राणी से। तो लाइक द सेम कंडीशन, आदमियों का अफ्रीका में बाजार भरता था, मार्केट था बहुत बड़ा। तो वहां पे कुछ परचेस करना, कुछ औरतें, कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज परचेस करने को रहते थे, और कुछ वहां पे रिच लोग थे, ट्रेडर्स, तो वो बोली बोलते थे और वो लोगों को परचेस करते थे उनसे, वो गर्ल्स को परचेस करते थे। गर्ल्स को परचेस करने के लिए कुछ महिलाएं उनको अपने घर में रखती थी, क्यों, घर में काम धाम लेडीज के काम करने के लिए। और कुछ महिलाओं को ऐसा फैक्ट्री में भी काम करने को लगाते थे, और मेल जो थे वो फैक्ट्री में वर्कर, तो उनसे बहुत काम, और उनको शिप में कम से कम ऐसे डाल के लेके आते थे एज अ स्लेव, उनको हाथ पैर वगैरह बांध के परचेस किए की। फिर लाने के बाद में महीना महीना, दो दो महीना उनको शिप में ही लगता था, ये प्लेस से वो प्लेस में जाने के लिए। फिर यहाँ पे और उनका जो बड़े लोग थे वहां पे लीलाओं से उनको लेके आते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने, एक ट्रेडर ने, एक मेल और एक फीमेल दोनों स्लेव परचेस किए, एक 1 लाख में किया समझो, और जो फीमेल थी वो 50,000 में किया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ये मेल को 1.5 में बेचेगा और फीमेल को 1 लाख में बेचेगा, और यहाँ पे लोग लेंगे उनसे, क्योंकि जो लाने के लिए उसको खर्चा लगा, जो उसको खिलाया पिलाया उसने, फिर यहाँ पे लाने के बाद में ये लोग उसको लेते थे और बहुत मारते भी थे उनसे, ट्रेमेंडस क्या करवा लेते थे, काम करवा लेते थे। सिर्फ उनको 2 समय का क्या दिया जाता था, खाना दिया जाता था, रबरी हुस से उनको मारते थे, ये बात आपको पता चली नहीं होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड वो बहुत स्लेवरी था वहाँ पे। तो वो स्लेवरी डे बाय डे क्या हुआ, खत्म हुआ। नेक्स्ट, the exploitation of the slave laborers made it possible to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee and indigo। क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस स्लेव की क्यों जरूरत पड़ने लगी। यूरोप में पहले पॉपुलेशन कम है और अफ्रीका में पॉपुलेशन ट्रिमेंडस है, तो वहां से लोग लेके आना और उनसे काम करवा लेना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लोगों को शुगर की बहुत जरूरत पड़ती थी, मार्केट में शुगर का डिमांड बढ़ गया था, कॉफी की डिमांड बढ़ गई थी और इंडिगो की डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई स्लेवरी का बिजनेस चालू हुआ था। पोर्ट सिटीज, लाइक कौन कौन से पोर्ट थे वो ध्यान में रखना, ये अंडरलाइन करना जरा। बॉर्डेक्स और दूसरा नैंटेस, ये 2 पोर्ट ऐसे थे कि जहां पे मेल और फीमेल जमा करके स्लेव लेके आते थे। ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड टू फ्लोरिशिंग द स्लेव ट्रेड, यहाँ पे वो स्लेव ट्रेड बिजनेस फेमस था, बराबर। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, ये डेट ध्यान में रखना। 1848 से फ्रेंच में से स्लेवरी भी क्या हो गई, एंड अप हो गई। यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां पे क्या हो गई, बाद में स्टॉप हो गई। ओके, सॉरी, बुरी बातें स्टॉप हो गई और अच्छी बातें आ गई। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रिवॉल्यूशन और इधर एवरीडे लाइफ। द ईयर फॉलोड बाय, रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था अपन को पता है, 1789 से इन फ्रांस। सॉ मेनी चेंजेस इन द डेली लाइव्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। डे बाय डे जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे ट्रिमेंडस चेंजेस हुए लोगों में। The revolutionary government took it upon themselves to pass the law that would translate their ideas of liberty and equality into everyday practice। फिर क्या हुआ है, जैसे जैसे लॉ बने, गवर्नमेंट बदलते गए, चेंजेस होते गए, तो उस प्रकार से लॉ में लिबर्टी लाया गया, इक्वालिटी लॉ लाया गया, और सभी फिर लाने के बाद में भी वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस में भी आ गया। One important law that come into the effect soon after the storming of the Bastille in the summer in 1799 was the abolition of censorship। लेकिन पहले क्या था, सेंसरशिप था। सेंसरशिप पता है आपको, सेंसरशिप का मतलब होता है मक्तेदारी, मोनोपोली। सिर्फ राजा की मोनोपोली चलती थी, मतलब राजा जो कहेगा वही चलेगा, उसके अगेंस्ट किसी न्यूज़पेपर वालों ने, किसी मीडिया वालों ने अगेंस्ट, या किसी आदमी ने, सिटीजन ने कुछ भी आवाज उठाया तो उसको वो क्या कर डालता था, जेल में डाल देता था या बुलेटिन कर डालता था, मार डालता था, बराबर, राजा लोग। तो ये जो सेंसरशिप था
ये सेंसरशिप सबसे पहले उसकी वजह से सेंसर वन इम्पोर्टेंट लॉ बना, इफेक्ट ऑफ सून ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर 1799 में वाज एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। फिर सेंसरशिप बंद हुआ क्योंकि ये सेंसरशिप से सारे अधिकार उस आदमी को मिल जाते हैं और वो कुछ भी करता है। फिर वो मोनार्च बनता है और लोगों के ऊपर क्या करता है, अत्याचार अन्याय करता है। ये सब स्टॉप करने के लिए ये रूल भी बनाया गया है। कब बनाया गया ये ध्यान में रखना है, 1799 में बेस्टाइल में समर में ये सेंसरशिप एबॉलिश हुआ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, एक बार बंद हो गई ना हो गई, कॉमन पर्सन को भी वैल्यूएशन आ गया, बराबर है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम टू स्पीच, फिर बाद में सभी को स्पीच का फ्रीडम है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में आज भी हमको फ्रीडम टू स्पीच है, हम बिंदास अगेंस्ट मोदी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मोदी कौन है, तो हमारा पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के अगेंस्ट एक्चुअली हमने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए, यदि वो रॉन्ग हुआ तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो ये फ्रीडम है फ्रेंड, ये सेंसरशिप एबॉलिशन होने के बाद लोगों को मिल गया। स्पीच, एक्सप्रेस देयर आइडिया, ये नेचुरल राइट्स है बोले हमको, ये भी बाद में दिए गए। द न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। और सारे दूर अभी न्यूज़पेपर भी स्प्रेड हो गए, पैम्पलेट स्प्रेड हो गए, बुक्स, और सिर्फ लोग अगेंस्ट द सेंसरशिप के बारे में बात कर रहे थे। और सब में सच में बाद में सेंसरशिप स्टॉप हो गई और फिर स्प्रेड हुए न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, और मस्त फेमस होने लगे। मैक्सिमम पोएट राइटर भी आगे वो भी अपने थॉट्स क्या करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे इन देयर राइटिंग्स। नेक्स्ट, दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स दैट चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में फिर किस प्रकार से चेंजेस होते गए, फिर लोग मस्त पैकी बिंदास लिखने लगे जब सेंसरशिप एबॉलिश हुई तब। तो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट व्हेन डिड द सेंसरशिप एबॉलिश इन फ्रांस एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन टू द अपोजिंग व्यू ऑफ द इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। और फिर जब प्रेस को जब फ्रीडम मिल गया तो अपोजिट व्यू भी आने लगे। मतलब कुछ लोग अगेंस्ट द राजा भी, अगेंस्ट द पीपल, जो भी अच्छा करते उनके भी अगेंस्ट कुछ थॉट्स आने लगे। प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेसिंग अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और सच में बहुत सारे लोग इसमें क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए और काम करने लगे। In 1804, नेपोलियन बोनापार्टे crowned himself as the emperor of France। और एक बार जो वहाँ पे क्या था, चालू था, रिपब्लिक स्टार्ट हुआ था, और एक बार क्या हो गया, मोनार्ची स्टार्ट हो गई। किसने स्टार्ट किया, नेपोलियन बोनापार्टे ने। इसने क्राउन पहन लिया खुद का। ये जैसा जनरल परवेज मुशर्रफ है पाकिस्तान में, जैसा मिलिट्री का मेन हेड, तो वैसा ये फ्रांस में मिलिट्री का मेन हेड था। इसने अपने नाम से सेंसरशिप कर ली और पूरे लॉ अपने हाथ में ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में ले लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम की रही, सब इसका चलता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, लेकिन इसने थोड़ा सा मॉडर्नाइजिंग किया, अच्छे अच्छे थॉट्स भी लाए। लोग पहले उसको मानने भी लगे, मैंने बोला आपको अच्छे थॉट्स क्या क्या लाए, बहुत अच्छे अच्छे काम भी इसने किए। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, उसने कुछ लॉज बनाए, सच एज क्या क्या बनाए। पहला, अ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बराबर, इसने एक काम अच्छा किया। चलो, नेपोलियन जब आया तब तो उसने कौन कौन से अच्छे काम किए, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट वाज द वर्क ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन कब अपना एम्परर बना, तो ये डेट हमेशा ध्यान में रखना है, 1804। वो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बना। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, उसने बहुत ज्यादा क्या बनाए, लॉज बनाए, और अच्छे लॉज बनाए, सच एज कौन कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आज से कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है अपना काम दाम करके, पैसे कमा के। यूनिफॉर्म सिस्टम लाया वेट में, पहले वेटिंग ऐसा था कोई भी अपने अपने हिसाब से वेट कर लेता था, लेकिन अभी नहीं, उसने केजी में वेटिंग करना, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, मतलब सारे लोग आज से वेट करेंगे तो सिर्फ केजी में करेंगे। मेजर एंड प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, उसने डेसिमल सिस्टम में ही मेजरमेंट करना चाहिए, ऐसा भी उसने कंफर्मेशन यूनिफॉर्म सिस्टम लाया। ये अच्छे अच्छे काम उसने किए। नेपोलियन और बात बहुत अच्छी बातें किया कि लोगों को फ्रीडम दिया, लोगों को बातें करने के लिए सेंसरशिप वगैरह हटाया, अच्छी अच्छी बातें किया, लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। नेपोलिक कोड उसने लाया था, नेपोलिक कोड में उसने बहुत सारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया,
लोगों को क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, बराबर, अच्छे अच्छे काम भी किए। लोगों का जो इंटरनल टैक्स थे, ट्रेड बैरियर थे, वो भी क्या कर दिया उसने, हटा दिए। यहाँ पे मैंने कम दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड बैरियर थे वो भी क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। कंट्री के कंट्री में टैक्स लगता था अपना अपना माल बेचने को, फिर वो भी क्या कर दिया, हटाया गया। रॉ मटेरियल लेने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था, अभी रॉ मटेरियल तुम बिंदास इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर सकते हो, ऐसा भी उसने रूल लाया। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम भी उसने किए। लेकिन एक दो काम बुरे भी किए, थोड़ा सा टैक्सेस बढ़ा भी दिए। ओके। और मैंने बोला इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म मतलब क्या, उसको थोड़ी सी ग्रीडी था वो, थोड़ा सा उसको ऐसा लगता था कि सिर्फ फ्रांस ही मेरा नहीं है, फ्रांस के आजू बाजू के पार्ट भी क्या है, मेरे होने चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर पूरा आर्मी, उसने बहुत अच्छा आर्मी किया और अटैक करने लगा, एक एक पार्ट क्या करने लगा, जीतने लगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में फिर बाकी के लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा और फिर उसके ऊपर अटैक किया गया। और नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 में उसका डेफीट हुआ। ओके। The idea of liberty and democratic rights were most important legacy of the French Revolution. आज वहाँ पे लिबर्टी है, अच्छे अच्छे राइट्स वहाँ पे दिए गए। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत अच्छी रंग लाई, और सिर्फ फ्रेंच में नहीं रही, उसके जो आइडियाज थे वो अदर यूरोपियन कंट्रीज या स्टेट में भी स्प्रेड हुए। These ideas spread from France to the rest of Europe, बाकी के यूरोप में गए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, व्हाट इज इन बाय 19th सेंचुरी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 19th सेंचुरी में क्या, तो मेरा ऐसा कहना है 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी क्या फर्क है। 1801 मतलब 1801 से 1899 तक कौन सी सेंचुरी है, बता सकते हो आप। यस, वो हुई 19th सेंचुरी। और 1901 से लेके 1999 तक कौन सी सेंचुरी हुई, 20th सेंचुरी। ध्यान में रखना है, गखोल चौट करना नहीं, बराबर। यूरोप में 19th सेंचुरी में वेयर द फ्यूडल सिस्टम वेयर एबॉलिश, यानी फ्यूडल सिस्टम मतलब समझता ना आपको, जो राजेशाही मेथड वगैरह था, मोनार्ची सिस्टम थी, बराबर, जूनी मेथड थी, वो सब क्या हो गए, एबॉलिश हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशन आया, बराबर, और रिपब्लिक आया। सेम कंडीशन हमारे इंडिया में भी कुछ बुक्स वगैरह पब्लिश हुए उनके फ्रेंच के लोगों के। तो टीपू सुल्तान ने और राजा राम मोहन राय ने बुक्स पढ़े, कुछ न्यूज़पेपर पढ़े, फिर उनको भी मन में ऐसे आने लगा कि क्यों ना हम हमारे इंडिया में इस प्रकार से मेथड लाया जाए। आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। और उन्होंने भी वहां से कुछ जो आइडियाज आए, तो इन्होंने भी अपना वहां पे स्टार्ट करना क्या हुआ, चालू हुआ। मतलब कुछ लोग हमारे इंडिया में भी उस समय पे दो तीन लोगों का राज था, कोलन्स आए थे, एक ब्रिटिश आए थे फ्रेंड, और फ्रेंच भी थे हमारे इंडिया में, बराबर। तो फ्रेंच लोगों की सहायता से हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आई, और फिर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए क्या हुए, तैयार हुए। समझ में आया। इस प्रकार से फ्रेंड ये लेसन यहाँ पे थर्ड पॉइंट खत्म होता है। चलो कुछ टर्म्स मैंने आपको नहीं बताई है या कुछ समझ में नहीं आई हो, तो चलो एक बार बोल देता मैं आपको टर्म्स। चलो, डिक्टेटर का मतलब बता सकते हो आप। डिक्टेटर मतलब मोनार्च, रूलर हु वेल्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा राजा कि उसके हाथ में सब कुछ है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। ओके, समझ में आया। जो चाइना में है वहाँ पे यही है, क्या है, डिक्टेटरशिप है। चलो, निग्रोस किसको बोलते हैं, मैंने अभी बोला फ्रेंड, जो ट्रियो मैंने बोला था आपको, जो बिजनेस चलता था, क्या बोलता था उसको, स्लेवरी सिस्टम। तो ये बेचारे थे निग्रो, वो स्लेव थे। द टर्म यूज फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, कहाँ के लोग थे बेचारे, ये अफ्रीका के लोग थे, साउथ अफ्रीका के। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका सहारा एरिया में है। इट इज द डेरोगेटरी टर्म्स नॉट इन कॉमन यूज ऑफ लॉन्गर, लेकिन ये टर्म ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, लेकिन कम से कम 50 एक ईयर तो भी इन लोगों ने बहुत सहा है फ्रेंड, बराबर। नेक्स्ट, फ्यूडलिज्म मतलब अ सोशल सिस्टम इन विच द किंग वुड गिव अ पीस ऑफ लैंड टू द नोबल्स। मतलब पहले जो राजा थे, वो राजा क्या करते थे,
उनके पास 100 एकड़ लैंड समझो राजा के पास। तो राजा क्या करेगा, उनके जो आदमी थे नोबल्स, नोबल्स मतलब राज्य में अपने उसके राज्य में काम करने वाले लोग, बराबर। तो उनको वो क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल उसके पास 1000 एकड़ लैंड है, तो क्या करेगा 100 एकड़ लैंड 10 लोगों 10 नोबल को दे देगा। फिर 10 नोबल लोग क्या करेंगे, वो लैंड को पीसण में बांट देंगे, बराबर। और पीसण ने खेत में क्या करना है, काम करना है, और जो भी काम किया जो भी पैसा आया वो नोबल्स के पास देना है। फिर नोबल्स किसके पास देंगे, राजा के पास देंगे। तो ये जो इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। who fought for him, जो उनके लिए लड़ते थे, while the peasant were obliged to live on their landlord's land and serve him, और बेचारे peasant को उनका लैंडलॉर्ड्स को उनका सारा हक देना पड़ता। चलो गुलेटन मैंने वर्ड यूज किया, देखो कि मैंने उसका नाम बोला रॉबिन स्पेयर, उसको गुलेटन किया गया। व्हाट इज गुलेटन, ऐसे दो बोल रहते हैं, वहाँ पे ऐसा एक ब्लेड रहता है और रोप होते हैं। ऐसे कुछ लोगों को जिन जिन लोगों ने बुरा किया है या अगेंस्ट द किंग अगेंस्ट द मोनार्च है, तो मोनार्च क्या करता था, उसको ऐसे सुला डालता था और वो ब्लेड ऐसे छोड़ देता था। जैसे ब्लेड छुटता था वो ब्लेड सीधा आता था और लोगों को मुंडिया अलग धड़ से अलग कर देता था। तो उसको बोलते गुलेटन सिस्टम। तो पहले ये ज़माने में वो गुलेटन सिस्टम थी, अब नहीं है। पहले राजा लोग अपने जो क्रिमिनल्स है उसको फांसी देने के लिए ऐसा किस प्रकार से बुलेटिन सिस्टम यूज करते हैं। द डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, दो पोल्स रहते थे, एक ब्लेड रहता था, विच पर्सन इज बी हेडेड, और उसका हेड अलग किया जाता था, तो उसको बोलते हैं बुलेटिन सिस्टम। लास्ट में है फ्रेंड जॉकोबियन क्लब। जॉकोबियन क्लब मैंने बोला था फ्रेंड आपको, पॉलिटिकल क्लब है दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये गरीब लोगों का एक ग्रुप था, उसको बोलते हैं जॉकोबियन। सेंट जॉकब नाम का नाम से ये क्लब जाना जाता था। ओके, इस प्रकार से फ्रेंड ये लेसन मेरा ये पार्ट 3 टॉपिक 3 हमारा यहाँ पे एंड अप होता है। रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। यदि आपको वहाँ पे नहीं जम रहा है तो मुझे कॉल करो डायरेक्टली, आई विल बी श्योरली गिव द ईच एंड एवरी आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड, टिल देन बाय, सी यू।